Welcome to Daily Current Affair. Today is 5th of April 2023. The question is PM Modi has been invited by dash dash for Bastille Day parade. ठीक है, जो फ्रांस होता है ना, फ्रांस है ना, वहाँ पे एक परेड होती है जिसका नाम है बेस्टाइल डे परेड. ठीक है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया है. किसने बुलाया है? फ्रांस ने बुलाया है. सो फ्रांस हैज़ इन्वाइटेड PM नरेंद्र मोदी टू विजिट पेरिस एज ए गेस्ट इन द एनुअल बेस्टाइल डे परेड. ठीक है, जो कि जुलाई 14 को होगी. अब ये जो बेस्टाइल डे परेड होती है ये क्यों होती है? ठीक है, इसके पीछे रीज़न ये है कि इस दिन क्या हुआ था 14 जुलाई को. 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था. क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि वहाँ का जो राजा था, तो वहाँ पे किंग मोनार्क डायनेस्टी थी, चलती थी. वहाँ पे मोनार्क सिस्टम था, राजा होते थे. तो राजा जो क्या थे वो अच्छे से जनता को नहीं चला पा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे विद्रोह हुआ. दैट इज़ नोन एज फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो ये जुलाई 14 1789 को स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो इसी दिन को मनाने के लिए बेस्टाइल डे के रूप में ये जो 14 जुलाई है इसको मनाया जाता है. और इसी दिन को मनाने के लिए जो है PM मोदी को इनवाइट किया गया है बाय फ्रांस ऑन द एज ए होस्ट. ठीक है, सॉरी, एज ए गेस्ट फॉर द बेस्टाइल डे परेड. ठीक है, तो बेस्टाइल डे इज़ ए मिलिट्री परेड. ये मिलिट्री परेड होती है, फ्रेंच मिलिट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है. 14 जुलाई को हर साल ये मनाया जाता है. कब? 1880 के बाद. ठीक है, 1880 के बाद कंटिन्यूसली आज तक इसको हम मनाते हैं फ्रांस में. ठीक है, इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेगुलर मिलिट्री परेड इन द वर्ल्ड. तो आपने नाम याद रखना है, बेस्टाइल डे परेड. ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 को और ये ख़त्म हुआ था नवंबर 1799 को. तो वो राजा से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे. तो वहाँ पे क्या हुआ? रेवोल्यूशन हुआ. रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? वहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी के जो फंडामेंटल जो मेन पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे लागू हो गए थे. WHO certified which country as a malaria free recently, that is the अज़रबैजान एंड ताजिकिस्तान. तो अज़रबैजान और ताजिकिस्तान, इन दो कंट्रीज़ को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? इनको सर्टिफाइड कर दिया गया है मलेरिया फ्री कंट्री के रूप में. ठीक है, तो जो लास्ट केस है तजाकिस्तान और अज़रबैजान में, वहाँ पे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया है वो डिस्कवर हुआ था 2012 और 2014 में. उसके बाद कोई भी केस वहाँ पे नहीं आया है. तो इस तरह से क्या हो गया, हमारे पास अज़रबैजान और तजाकिस्तान को क्या किया गया है? मलेरिया फ्री कंट्री जो है घोषित किया गया है बाय WHO. Dash dash becomes the first national park to house a fernarium. ठीक है, अब ये फर्नेरियम क्या है? फर्नेरियम एक तरह का घास होता है. ठीक है, जो कि एपिफाइटिक फैमिली से आता है. एपिफाइटिक फैमिली क्या होती है? मतलब इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी रूट्स, इसमें कोई भी जड़ हमारे पास ग्राउंड के नीचे नहीं होती. ठीक है, तो कहाँ उगता है ये किसी और पेड़, जैसे हमारे पास कोई और घास होगा उसके ऊपर से ये घास उगता है. ठीक है, तभी इसको बोलते हैं हम एपिफाइटिक फैमिली. ठीक है, इन एपिफाइटिक यही होता है कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो घास, वो ग्राउंड के अंदर नहीं होती है, बल्कि ये किसी और प्लांट के सरफेस के ऊपर पैदा हो जाता है. ठीक है, इसको बोलते हैं एपिफाइटिक फैमिली. तो फर्नेरियम, तो इस तरह की घास जो है वो उगाई जाएगी कहाँ पे? इराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि केरला में है. तो ये इंडिया का पहला ऐसा पार्क बन गया है जहाँ पे फर्नेरियम जो है वो उगाया जाएगा. ठीक है, अबाउट एराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं. ठीक है, ये कन्नन देवन हिल्स में है. ठीक है, कहाँ पे? साउथ वेस्टर्न घाट में. और यहाँ पे, ठीक है, आपने याद रखना है इराविकुलम जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे नील कुरंजी फूल भी है. ठीक है, जो कि 12 साल में एक बार खिलता है. ठीक है, और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुद्दी पीक, जो कि सदर्न साइड ऑफ द पार्क है. ठीक है, फ्लोरा क्या क्या होता है यहाँ पे? रोलिंग ग्रासलैंड यहाँ पे है एंड शोला फॉरेस्ट भी यहाँ पे है. फाउना क्या क्या है यहाँ पे? नीलगिरी ताहार, गर, स्लोथ बियर, नीलगिरी लंगूर, टाइगर, लेपर्ड, जेंट स्क्वेल एंड वाइल्ड डॉग यहाँ पे पाए जाते हैं.
हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ TIE राजस्थान। ठीक है, अब ये TIE क्या है? ठीक है, ये एक तरह की ग्लोबल कंपनी है, ग्लोबल कंपनी बोल सकते हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसकी एक ब्रांच हमारे राजस्थान में भी है, जिसका नाम है TIE राजस्थान। अब इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम ये होता है कि जितने भी, ठीक है, जितने भी जो नए नए लोग हैं वो अपना अगर स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उनके पास कोई आइडिया है, वो अपना एक स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उनकी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, उनको एक स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना जो स्टार्टअप है वो इजीली क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, तो TIE राजस्थान इज ए चैप्टर ऑफ TIE ग्लोबल एंड इन 2021 को इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट चैप्टर। ठीक है, और ये कब बना था? 2002 में बना था ये TIE राजस्थान। तो यहाँ की पहली वीमेन प्रेसिडेंट जो है वो घोषित किया गया है शीनू झावर जी को। ठीक है, तो पहली फीमेल प्रेसिडेंट है TIE राजस्थान की। TIE राजस्थान का मतलब क्या है? द इंडस एंटरप्रेन्योर राजस्थान हैज़ अपॉइंटेड डॉक्टर शीनू झावर एज देयर प्रेसिडेंट फॉर द 2 years, दैट इज़ 2023 से 2025 तक ये यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, तो ये 21 साल की हिस्ट्री, ये IE राजस्थान 21 साल से इंडिया में है, राजस्थान में है। तो इनकी हिस्ट्री में पहली बार कोई वीमेन जो है वो प्रेसिडेंट बनी है, उनका नाम है शीनू झावर। NASA elects first women and black man for Artemis 2 moon mission. They are, that is C, A and B respectively। मतलब कि जो पहली वीमेन है नासा ने सेलेक्ट की है आर्टेमिस 2 मून मिशन के लिए, पहली वीमेन, उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। ठीक है, ये, और जो ब्लैक है, फर्स्ट ब्लैक मैन फॉर आर्टेमिस 2 मून मिशन, दैट इज़ विक्टर ग्लोवर। तो इन दोनों का नाम आपने याद रखना है, विक्टर ग्लोवर जो कि पहले ब्लैक इंसान है जो कि आर्टेमिस 2 मिशन में काम करेंगे, और क्रिस्टेलिना कोच पहली फीमेल है जो कि किसी भी नासा के मून मिशन में काम करेगी। ठीक है, आफ्टर 50 years ऑफ ब्रेक, मतलब कि 50 सालों से कोई भी फीमेल मून मिशन में उन्होंने काम नहीं किया था, और जो कोई भी ब्लैक पर्सन ऐसा नहीं था जिन्होंने मून मिशन में काम किया था। तो पहली बार आर्टेमिस 2 जो मून मिशन है उसमें फ़ीमेल भी आ गई है और फर्स्ट ब्लैक पर्सन भी आ गया है। ठीक है, फीमेल कौन है? क्रिस्टीना कोच, और फीमेल है क्रिस्टीना कोच, और ब्लैक पर्सन कौन है? विक्टर ग्लोवर। ठीक है, तो ये 4 बंदे हैं। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ए वीमेन एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच एंड ब्लैक एस्ट्रोनॉट विक्टर ग्लोवर विल बी पार्ट ऑफ द लूनर मिशन। ठीक है, तो ये 2 प्लस रेड वीजमैन एंड जेरेमी हैंसेन। ठीक है, ये कहाँ पे जाएंगे? ये मून के ऑर्बिट के पास, जो मून है ना उसके चारों ओर ये चक्कर लगाएंगे। ठीक है, किस में बैठ के? जो इनका प्लेन होगा, जो भी इनका जो स्पेसशिप होगी उसमें ये चक्कर लगाएंगे, बट ये मून के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, मून में जाने के लिए एक अलग से मिशन होगा। ठीक है, मून में जाने के लिए ये बस इसको देखेंगे, इसको लोकेट करेंगे, इसके बारे में एजुकेट करेंगे खुद को, और नासा को भी एजुकेट करेंगे कि लूनर में क्या क्या होता है, किस किस तरह की घटनाएं जो है वो होती है। ठीक है, और ये 2022 और 2025 के आसपास जो हम इन लोगों को वहाँ पे भेजेंगे। कहाँ पे? मून के आसपास, मून के ऊपर नहीं है, मून के आसपास है, और ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो और देखेंगे कि वहाँ की कंडीशंस किस किस तरह की है, ताकि जो नेक्स्ट जो फ्यूचर में जो इंसानों को मून पे भेजा जाएगा एक बार फिर से, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे पहुँचने के लिए। ठीक है, तो मोस्ट रिसेंट जो ह्यूमन स्पेस लाइट मिशन था मून के लिए वो अपोलो 17 था, जो दिसंबर 1972 में लॉन्च किया गया था, और जो फर्स्ट लैंडिंग थी मून के ऊपर वो अपोलो 11 के थ्रू हुई थी 1969 में। PM मोदी फ्लैग्स ऑफ भोपाल न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस एट, दैट इज़ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से, ठीक है, PM नरेंद्र मोदी ने भोपाल से न्यू दिल्ली तक जो वंदे भारत ट्रेन है उसका इनॉग्रेशन किया। ठीक है,
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनैगोरेटेड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सर्विसेज बिटवीन रानी कमलावती रेलवे स्टेशन इन मध्य प्रदेश एंड हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन इन दिल्ली। तो इन दो रेलवे स्टेशन के बीच में जो है ये क्या करेगी, ये रन करेगी, ठीक है। और इसमें 701 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करेगी 7 घंटे और 30 मिनट में, ठीक है। और ये डेली चलेगी एक्सेप्ट सैटरडे, सैटरडे के दिन ये नहीं चलेगी, बाकी ये सभी दिन जो है वो ये चलेगी। तो इसके जो स्टॉप्स हैं वो कहाँ कहाँ पे होंगे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जो झांसी ग्वालियर है, झांसी में है वीरांगना लक्ष्मीबाई, पहला स्टॉप वहाँ पे होगा, दूसरा ग्वालियर में, तीसरा आगरा में। अब वंदे भारत ट्रेन के बारे में जानते हैं। आपको पता ही है वंदे भारत ट्रेन में एक हाई स्पीड ट्रेन सर्विस है इंडिया की, और 80% जो वंदे भारत ट्रेन है वो इंडिया के द्वारा खुद मैन्युफैक्चर की जाती है, मतलब कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो खुद इंडिया वाले बनाते हैं 80%, ठीक है। और ये पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन सर्विस है इंडिया की जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती है। इसमें हमारे पास वाईफाई भी कनेक्टेड है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक डोर्स भी है, इसमें बायो वैक्यूम भी है, टॉयलेट्स भी है, जीपीएस भी इसके अंदर है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा एक एडवांस टाइप की बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी जो है ये ट्रेन बनाई गई है। तो और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है। OPEC members announces cut in oil production exceeding dash dash from May, that is a 1 million barrel per day, मतलब कि हाँ चलो, ऑन अप्रैल 2 सऊदी अरेबिया एंड अदर ओपेक प्लस मेंबर्स, ठीक है। अब ओपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, मतलब कि वो कंट्रीज़ जो ऑयल निकालती है और दुनिया को बेचती है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं हम ओपेक, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया प्लस और जो ओपेक के मेंबर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि वो कम से कम ऑयल को निकालेंगे, ठीक है, कम से कम ऑयल का प्रोडक्शन करेंगे, मतलब कि 1.16 मिलियन बैरल पर डे से भी कम ऑयल को वो निकालेंगे। इससे क्या होगा, अभी आपको पता है कि पिछले महीने जो है वो जो प्राइस था ऑयल का वो बहुत ही ज़्यादा डाउन चला गया था। वैसे ये 90 और 95 के बीच में रहता है पर बैरल, ठीक है, बट ये $70 पर बैरल जो है वो हो गया था, तो बहुत ही ज़्यादा डाउन चला गया था इसका रेट। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो ये ओपेक कंट्री है जो बहुत सारा ऑयल निकाल रही थी उन पे क्या हुआ, उनको घाटा हो गया। घाटा इसलिए हो गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में जो है मार्केट में बिक रहा था। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि ये प्रोडक्शन को कम कर देंगे, ठीक है। 1.16 मिलियन बैरल पर डे से भी कम तेल ये पर डे निकालेंगे, ठीक है, फिर उसको मार्केट में लाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑयल कम होगा तो प्राइस उसका ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसी प्राइस को इंक्रीज़ करने के लिए जो है इन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है। अब जो ये ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1960 में बगदाद में बनी थी, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसका पर्पज़ यही है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल है उसको एक्सपोर्ट करना, उसका प्राइस डिसाइड करना, कितना तेल निकालना है, कितना किस कंट्री को देना है, तो ये सारा का सारा काम जो है ये मैनेज करते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। अब ओपेक मेंबर कंट्री कौन कौन सी है, जैसे 15 कंट्रीज़ हमारे ओपेक में आती है, लाइक अल्जीरिया, एंगोला, ये वही कंट्रीज़ हैं जो ऑयल निकालती है और बेचती हैं, ठीक है। इसमें आती है अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, एक्वाडोर, इक्वाटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड वेनेजुएला। अब ओपेक प्लस, अब इन 15 कंट्रीज़ के अलावा कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जो ऑयल निकालती है, तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम ओपेक प्लस, ठीक है। तो वो हैं अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $100 मिलियन लोन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट कैपेबिलिटी एंड रेजिलेंट ग्रोथ प्रोग्राम ऑफ विच स्टेट, दैट इज़ बी उड़ीसा। तो वर्ल्ड बैंक ने उड़ीसा को $100 मिलियन का लोन जो है देने का वादा किया है। क्यों किया है, ताकि
जो उड़ीसा में जितने भी तरह के डिज़ास्टर हैं, ठीक है, उनको मैनेज किया जा सके और लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। उनको पहले ही मतलब कि जो उनके घर वगैरह हैं, नेचुरल जो डिज़ास्टर आते हैं जैसे फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है या कोई और नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है जिसकी वजह से लोगों के क्या हो गए, घर बर्बाद हो जाते हैं, ताकि वो घर बर्बाद ना हो, ठीक है, उसके लिए क्या किया है, $100 मिलियन का लोन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने दिया है उड़ीसा को। अब उड़ीसा का के बारे में जानते हैं। फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936। तभी 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस भी मनाया जाता है, उड़ीसा का दिवस मनाया जाता है। गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।